चलो, तो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम तकरीबन करने वाले हैं 2020 से लेके 2023 तक, यानी कि 4 सालों के करंट उसके करंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें मैंने 2019 को क्यों नहीं लिया है? 2019 को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 2019 से 2020 तक अगर आप देखोगे तो एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है, जो कि आपका माइक्रो से मैक्रो की तरफ यहाँ पर हुआ है। ठीक है। और तब से मैक्रो का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक कंसिस्टेंट है, यानी कि माइक्रो से वेटेज आपका पिछले 4 सालों से बहुत बहुत लेस आ रहा है। रेयरली एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला शिफ्ट हम देखने के बाद तो 2020 से इसको करना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात ये, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं जो इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे एसोसिएटेड रहते हैं करंट अफेयर्स के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का कोई रिलेवेंस नहीं बनता, क्योंकि जो 2020 का करंट अफेयर है उसको अभी करने का कोई सेंस नहीं बनता। हर पर्टिकुलर ईयर में क्या रहता है कि कुछ प्रोग्राम्स होती हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं, या फिर कुछ भी पॉलिसीज होती हैं, वो हमारी जनरली प्रचलित होती हैं। क्यों प्रचलित होती हैं, क्यों ट्रेंडिंग होती है? क्योंकि वो किसी न किसी टॉपिक की वजह से, किसी न किसी मुद्दे की वजह से आपकी न्यूज़ में आती रहती है। इसीलिए उन स्कीम्स, पॉलिसीज या फिर इन सब के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में आपसे जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो भी हमारी स्कीम्स और पॉलिसीज वो सब रहेंगी, वो हम करंट अफेयर्स के जो मंथली एमसीक्यूज आ रहे हैं उनमें कवर कर रहे हैं, प्लस जो आपकी शीट्स आ रही है उनमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, शुरू किया राज? ठीक है। यस सर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे सीएपीएफ एसी 2023, है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन है बहुत। द फोकस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पे था? बताइए। आंसर सामने दे रखे हैं। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी है सर। इतना टाइम क्यों लग रहा अरे माइक ऑफ था सर, मैं आंसर बोल रहा था कब से। है? ध्यान ही नहीं किया। ऑप्शन भी साफ साफ लिखा हुआ है ना। फोकस किस पे होगा सेकंड 5 ईयर प्लान का? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाइज शेयर्स इन ब्रिटिश कार कंपनी, है ना। ब्रिटिश कार कंपनी में कोई बंदे ने अपने शेयर खरीदे हैं, मतलब बाहर खरीदे हैं, तो इसका ट्रांजैक्शन किस चीज में हमारा रिफ्लेक्ट होगा? बताइए। इंडियन बिजनेस पर्सन। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो होगा ही होगा, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो भाई उस देश के नागरिक, है ना, बाहर के वर्ल्ड के साथ कंडक्ट करते हैं। यानी कि किसी भी देश का इंडिविजुअल, कंपनी या गवर्नमेंट बॉडीज किसी दूसरे देश की इंडिविजुअल कंपनीज या गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में ट्रांजेक्शन्स करती हैं। इन ट्रांजेक्शन्स में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं गुड्स के, सर्विसेज आ जाती हैं, कैपिटल आ जाता है, इसके साथ साथ ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉरेन एड और रेमिटेंसेज आ जाते हैं, है ना। ये सब आ जाते हैं इसमें। तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उसमें होगा ही होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं और सी को भी टिक कर सकते हैं, है ना। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भाई इसमें आ ही रहा है। यानी कि ये जो कैपिटल वाला एंगल आ रहा है ना, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इसमें आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हम शेयर, स्टॉक्स या ऐसी चीजें खरीद रहे हैं। अब आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो विजिबल चीजें होती हैं वो इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। और द बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स यानी कि सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल का कहीं मेंशन नहीं, यानी कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्लस नॉन ट्रेड फ्लो ऑफ फंड्स जो कि कंट्री और बाकी वर्ल्ड के बीच में हो रहा है वो मेंशन किया गया है। नॉन ट्रेड फ्लो में भाई हमारा फैक्टर इनकम आ जा रहा है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस वगैरह, इंटरनेशनल ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह। और इनविजिबल बैलेंस आपको ये दिखा रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इनविजिबल आइटम्स का, सर्विसेज का जो वैल्यू है वो शोकेस कर रहा है ना। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। लेकिन इस समय क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रही। तो ये कैपिटल वाली चीज है, तो भाई हम बैलेंस ऑफ कैपिटल पे फोकस करेंगे और उस पर देखेंगे। तो इसमें आ जाता है बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स, यानी कि बोरोइंग एंड लैंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, सेल्स और परचेजेस ऑफ स्टॉक्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। यानी कि ये बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वाली चीज है। इसमें भाई हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहीं भी नहीं शो हो रहा है। इसमें भाई हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपका ऑर्डिनरी कैपिटल फ्लो के तौर पे काम करता है, या फिर स्पेसिफिकली जो बैलेंस ऑफ
पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किया जाता है ना। तो भाई यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं आएगा, तो आंसर आएगा सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कौन से हैं इंडियन इकोनॉमी के, बताइए। सर पावर कंजम्पशन तो होगा। पावर कंजप्शन क्यों होगा भाई, देखो ये लिस्ट है भाई, ये तो सिंपल है, करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज आ जा रहा है आपका, जो कि आपके क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था। इसमें एग्रीकल्चर में कौन से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आ रहे हैं, इंडस्ट्री में कौन से आ रहे हैं, सर्विसेज में कौन से आ रहे हैं। तो पावर कंजप्शन तो आ रहा है भाई, है ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इसमें काउंट किया जा रहा है, और 10 ईयर गवर्नमेंट से जो आपके फील्ड है उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सेक्टर वो भी इसमें काउंट की जाती है ना। तो यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें जो है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, यानी कि इकोनॉमी के बारे में ये आपका बहुत तेजी से जो उसकी ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बारे में भाई बताती है, ठीक है। तो यानी कि 1 to N। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, भाई बाहर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, एक पॉजिटिव रिटर्न आपको उस इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो रहेगा वही वो हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। कि उसकी इनकम इंडिया की जीडीपी का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है, क्या सिनेरियो है बताओ, क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। नेशनल हाँ सर, नेशनल है ना, इनकम में तो नेशनल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, जो सिटीजन्स के द्वारा किसी कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा अर्न किए गए हैं, उनके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टैलेंट, या फिर जो भी, वेदर विद इन द कंट्री और अब्रॉड, दोनों चीजें उसमें काउंट की जाती है ना। तो यानी कि ये हमारा आ जाता है नेशनल इनकम, है ना। तो भाई नेशनल इनकम तो रहेगा, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या जीडीपी का रहेगा। तो जीडीपी का आपको पता है कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक इकोनॉमी में एक देश की बात की जा रही है, यानी कि ये जीडीपी में काउंट नहीं हो, उसने बाहर से कमाया है ना, तो फिर वो जीडीपी में काउंट नहीं नहीं हो। तो इस पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है ना, मतलब कि वो रेशियो आरबीआई ने फिक्स किया है, यानी कि ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक इन इंडिया, जो कि आरबीआई के साथ रखे जाते हैं लिक्विडिटी फॉर्म में, कैश के फॉर्म, है ना। और सीआरआर को कोई भी सीआरआर पे मतलब कोई भी इनको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। तो अगर सीआरआर आपका कम कर दिया गया आरबीआई ने कि भाई तुम्हें हमारे पास कम पैसा रखना है, तो मनी की सप्लाई क्या होगी इकोनॉमी में, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर सीआरआर है ही है हमारा, आरबीआई ने बोल दिया कि भाई हमारे पास तुम्हारा सीआरआर ज्यादा होना चाहिए, तो फिर कम पैसा अवेलेबल होगा बैंक्स के पास, यानी कि फिर वो बाहर पैसा लोगों को उधार कम दे सकते हैं। लेकिन अगर सीआरआर लो कर दिया है तो मतलब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है, बैंक्स के पास ज्यादा अवेलेबल है तो वो ज्यादा कर्जे देंगे, लोगों को ज्यादा पैसा देंगे, है ना। तो फिर ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है जिससे हम क्रेडिट और इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये तो वो भी होता है ना सर, अगर सीआरआर कम कर दिया तो इन्फ्लेशन की चांसेस है हाई होने के। हाँ वो एक रिस्क होता है जो लिया जाता है। हाँ, क्योंकि सीआरआर कम है तो बैंक लोगों को पैसा देंगे, और पैसे देंगे तो लोगों के पास परचेसिंग पावर आएगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पूरा वही चेन बनी हुई है। यस सर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई। फिस्कल डेफिसिट होता है सर वो टोटल वो क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूड बोरोइंग। एक्सक्लूड बोरोइंग, तो इसमें ऑप्शन भाई हमारा आएगा, देखो फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा, और टोटल उनके जो रिसीप्ट्स है ना, उनके बीच का डिफरेंस, यानी कि जो टोटल उनको रेवेन्यू मिल रहा है, एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग, है ना। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हमारा हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स और नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट यानी कि
वो रिसीव जो Liability increase. increase नहीं है और जिसकी वजह से डेप्ट नहीं जनरेट हो रहा है, जिसमें रिकवरी ऑफ लोन्स आ जा रहे हैं और पीएसयूज के सेल से यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा हमें मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सम ऑफ बजटरी डेफिसिट्स एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। हाँ यही है, नेट बोरोइंग फ्रॉम बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई एंड बोरोइंग्स फ्रॉम एप्रो, यानी कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं, which one of the following is the largest component of revenue expenditure in the union budget? The question so नहीं है अब हो रहा है। हाँ बोल रहा है। हाँ, कौन सा भाई इनमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? ये प्योर आपका करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यूनियन बजट 2022 और 2023। मतलब सर यही होता है, ये तो फिक्स है ना, हर साल इंडिया का सबसे ज्यादा खर्चा तो है ना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देने में चला जाता है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, है ना, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स में पूरा खर्चा जो है वो चला जाता है। Adequacy of foreign exchange reserves of a country is captured by which of the following indicator? कौन से इंडिकेटर से पता चलता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छी खासी मात्रा में रखे हुए हैं? तो भाई बताइए, रिजर्व्स टू इंपोर्ट रेशियो, फॉरेन एक्सचेंज तो आपको पता है ना, जैसे हम भाई अपना यस सर। और एक्सटर्नल इंपोर्ट्स को पे करते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट्स को पे करते हैं, तो अगर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहते हैं उनकी एडुकेसी किस चीज पे डिपेंड करती है? वो इंपोर्ट पे करती है, यानी कि इंपोर्ट रेशियो पे भाई करेगी, है ना, इंपोर्ट रेशियो पे करती है डिटरमाइन, और एक्सटर्नल डेप्ट रेशियो पे करती है, तो भाई एक्सटर्नल डेप्ट भी करती है भाई, एक्सटर्नल डेप्ट तो आप फॉरेन फॉरेक्स से आप चुकाओगे ना, है ना, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है रिजर्व टू जीडीपी रेशियो। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितने आपके पास रहते हैं उतना ही आपका डोमेस्टिक करेंसी में जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता जाता है ना, उतनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो अगर मनी का स्टॉक आपने बढ़ाया है, अगर आपने जो मॉनेटरी स्टॉक है वो आपने बढ़ाया है, तो उससे पता चलता है कि आप इंपोर्ट कितना भी मंगा सकते हैं, बाहर का सामान आप कितना भी मंगा सकते हैं, है ना। अगर मनी का स्टॉक बढ़ा, एक सेकंड, मनी का स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो सकती है, मतलब कि हम इंपोर्ट जितना चाहे उतना मंगा सकते हैं और धीरे धीरे हमारा फॉरेक्स उससे खाली हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स पे भी डिपेंडेंट रहती है, लेकिन जीडीपी रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं रहती, है ना। फॉरेक्स एक्सचेंज का जीडीपी रेशियो से लेना देना नहीं, तो उसमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स तो आएंगे, यानी कि जो हमारी मनी स्टॉक है वो तो आएगा, लेकिन जीडीपी रेशियो नहीं आएगा। ऑप्शन डी फी और 1 to N। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये थोड़ा भाई हमारा माइक्रो का क्वेश्चन आ जाता है, इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे से, है ना, सब लोगों ने भाई अपनी जो सेविंग्स है वो बढ़ानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी विल आइदर डिक्रीज और रिमेन अनचेंज्ड। या तो टोटल वैल्यू या तो आपकी कम हो जाएगी या फिर अनचेंज रहेगी। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, है ना। आपका इनिशियल इनकम का लेवल ये था, सेविंग का लेवल ये था, सबने समान मात्रा से बढ़ा दी, तो मतलब उसका जो लेवल है वो अब आपका ये पहुंच चुका है, यानी कि या तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा, उसमें आपकी इंक्रीज नहीं होगा। सबके पास मतलब क्या अगर कह रहे हो जैसे इसमें क्या बोल रहे हो, सेविंग इंक्रीज कर दी उन्होंने, है ना, सब लोगों की। तो अगर वो सेविंग है ना, मतलब अब अगर वो परचेसिंग पावर इंक्रीज कर देती सर, ज्यादा इन्फ्लेशन करते, तो वो कौन सा पैराडॉक्स होता वो? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एसएलआर। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो भाई, हमारे 2023 के क्वेश्चंस कितने आए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें आप एक या फिर 2 क्वेश्चंस जोड़ लीजिए जो कि हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि कोर इकोनॉमी को बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो यानी कि 10 से 12 का एक एवरेज आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चंस क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट भी रहते हैं तो दोनों ओवरलैप करते हैं। अब आ जाते हैं 2022 पे, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वैसे तो,
With reference to Indian economy, the term bad bank frequently mentioned in news is. Bad bank क्या है? देखो भाई, पिछले साल खबर आई थी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को इंडिया का पहला बैड बैंक डिजिग्नेट किया गया है। बैड बैंक का मतलब होता है जो बाकी बैंक्स के एनपीएस को, बैड लोन्स को आपका एब्जॉर्ब करेगा, उनको शॉक के तौर पे, यानी कि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आ जाता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर फिर आप बोलिए। जैसे तो आपने ही बोला ना कि जैसे कि बैड बैंक वो होता है जो एनपी एक्सेप्ट करता है। हाँ, उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि उन एसेट्स को अब वो क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो है ना, वो एसेट्स तो है भले नॉन परफॉर्मिंग, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है, उसके पास है। अब उसको लोन को रिकवर करना उसका काम है, यानी कि सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी गई है, अब तुम्हें ही करना है जो करना है, ऐसा। तो ऑप्शन सी नहीं होगा सर? क्या ऑप्शन सी नहीं होगा सर इसका आंसर? ऑप्शन सी नहीं होगा। ये आपका वो बैंक नहीं है जिसने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसके पास है, इसने दूसरों के लिए है, एब्जॉर्ब किए हैं, सरकार ने इसको दिए। ओके सर। नेक्स्ट आप आते हैं, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट, एनबीएफसी क्या नहीं कर सकती? कार्ड इशू चेक, वो सर चेक इशू नहीं कर सकती एनपीएफ। कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, है ना, सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट इशू चेक्स, कैन नॉट इशू चेक्स ऑन इटसेल्फ। अब प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता है ना, कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाती है भाई। जो भी प्रोसीड्स आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स के, वो आपके कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि वो सारी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जो कि लायबिलिटी क्रिएट करती हैं या फिर फाइनेंशियल एसेट्स को रिड्यूस करती हैं, उनको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन्स उठाए हैं, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक, जिसको मार्केट बोरोइंग कहा जाता है। बोरोइंग आता है गवर्नमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ट्रेजरी बिल्स को बेच के, या फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन जो रिसीव किए हैं, और लोन्स को जो रिकवर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी अब कैपिटल रिसिप्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको फर्दर पैसा नहीं दे रहे हैं। स्मॉल सेविंग्स वाली चीजें आ गई, पीएफ वाली चीजें आ गई, और पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग की जो शेयर्स को आप जब बेचते हैं, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपका आ जाता है किसमें, वो आ जाता है आपका कैपिटल रिसीप्ट्स में। नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी इज एंड, जीएसटी है क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रहते हैं वो आपके ओरिजिन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड हो सकते हैं। ओरिजिन बेस्ड टैक्स आपको पता है प्रोडक्शन टैक्स कहा जाता है, यानी कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आपका, कंजप्शन टैक्स आपका वहां लगाया जाता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज आपकी कंज्यूम की जा रही हैं। तो भाई डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। नाउ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2020 एंड 2021, जीडीपी भाई हमारी कॉन्ट्रैक्ट की 23.9% से, सेकंड क्वार्टर में 7.5% से, यानी कि तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 ने इस पीरियड को क्या कहा है? वी शेप। यानी कि पहले 23% से गिरी, फिर 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी कि ये वी शेप आपका फेज रहता है। When was the first all India census attempted? 1881। देखो इसमें थोड़ा सा डिबेटेबल आ जाता है। डिबेटेबल ऐसे आ जाता है कि पहला आपका फुल ऑफिशियल तरीके का जिसमें सब कुछ कवर किया गया, वो आपका 1881 आता है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज जो हैं, देखो ये तो भाई हमारा 1872 पे बोलता है ना। हाँ, 1872 आपके बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि यानी पहला अटेम्प्ट जो है हमारा वो 1872 में किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं था, सारे सेक्टर्स को कवर नहीं किया था, बहुत सारी टेरिटरीज जो कि ब्रिटिश इंडिया की, इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन 1881 का जो आपका पहला था वो ऑफिशियली काउंट किया जाता है, तो हम 1881 में क्या बोलते हैं। सर ये इसमें है ना वो डिबेट भी तो छेड़ी थी, क्योंकि ना यहाँ पे सीधा लिखा फर्स्ट ऑल इंडिया, तो वो में भी नहीं हुआ था फर्स्ट 1880। जो 1871 वाला था ना सर, मैंने पढ़ा था, जो 1871 वाला था वो पैन इंडिया नहीं था, मतलब फुल इंडिया। 1872 यस सर, सॉरी 1872 वाला सर। 1881 में भी कुछ सेक्टर्स एक्सक्लूड रख लिए थे उन्होंने, जो जैसे नॉन ब्रिटिश इंडिया था ना। रजत, वो रजत लेकिन पहला ऑफिशियल था, वो प्रॉपर ऑफिशियल था। 1872 वाला आपका प्रॉपर ऑफिशियल नहीं था। उसमें सर प्रेसिडेंसीज वगैरह काउंट ही नहीं की थी, वो जैसे थे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो फिर 1881 को हम मानेंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में भी 1881 का ही देखा है। ठीक है, ओके सर।
चलो अब आगे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोडक्शन फेज पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये भाई हमारा माइक्रो पे आ जाता है। माइक्रो के को छोटा छोटा के क्वेश्चन लोग दे देते हैं। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है? ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता क्या है? मतलब इसमें सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर आपके ज्यादा से ज्यादा स्कार्स रिसोर्सेज जो हैं उनको आपका यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कोई भी दो क्वांटिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर की बात कर लीजिए, शुगर के प्रोडक्शन में हम ज्यादा स्कार्स रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो फिर ये जो कॉफी का प्रोडक्शन है इसके लिए जो रिसोर्सेज है वो हमारे कम अवेलेबल होंगे। या फिर अगर हम मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को अगर आप ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम रिसोर्सेज मिलते हैं। यानी कि अगर हमें एक सामान ज्यादा चाहिए तो फिर दूसरा जो है वो हमें थोड़ा सा कम ऑटोमेटिकली मिलेगा। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीज आ जाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है इसको। और जनरली क्या होता है, कई बार आपको किसी एक रिसोर्स पे ज्यादा फोकस देना पड़ता है, दूसरे पे आप फोकस थोड़ा सा कम देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में क्या होता है कि आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी, या फिर विदाउट डिक्रीजिंग सॉरी विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी। ये इसका मतलब होगा। बाकी जो है सॉरी ये नॉट करेक्ट होगा। मतलब कि इसमें अगर आप एक कमोडिटी का इंक्रीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी का इंक्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में सही है। माइक्रो पर ऐसी चीज आ जाती है जिसके क्वेश्चंस क्या बोलते हैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, और इतना टेक्निकल लोग पढ़ते नहीं है। तो अगर हो पाए तो इनको अटेम्प्ट करना, नहीं तो माइक्रो में ज्यादा टाइम मत पाना। ठीक है, तो साइंस की बात करें तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवा हो गया, और 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने आपके नहीं उसमें डाले हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, जो अलग अलग स्कीम पॉलिसीज और प्रोग्राम से रिलेटेड से। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं तो उनको इंक्लूड करने को कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे 6 ही थे, 6 से 7। अब उसके बाद प्रोजेक्ट 21 के दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड। किसी भी इंडिविजुअल गुड की बात अगर हम करते हैं तो उसकी प्राइस जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, क्या आएगा भाई इसमें? पहला तो आएगा सर, वो नेसेसरी है या लग्जरी है? बाय द डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी और लग्जरी। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ द कमोडिटी आ जाएगा इसमें। बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी आ जाएगा। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी, तो ये भी करता ही है। ये भी आएगा, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। और बाय द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द गुड इन अ कंज्यूमर्स बजट। ये तो ये नहीं आना चाहिए। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी गुड की मतलब कि प्लस इलास्टिसिटी जो रहती है, डिमांड रहती है किसी भी गुड्स की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गुड पे, नेचर ऑफ द गुड पे करती है, कमोडिटी पे करती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जो उसके सब्स्टिट्यूट है उस पर भी करती है। जैसे कि हम फूड की बात कर लें या फिर हम ग्रोसरी के आइटम्स की बात कर लें, तो क्या मतलब उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं घटेगी। अगर हमको चीनी चाहिए तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। हमें दालें चाहिए, टमाटर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। उनकी डिमांड एक सर्टेन लेवल पे बनी रहेगी। अगर फूड प्राइसेस महंगाई बढ़ जाती तो भी भाई हमें खाना कंज्यूम करना होता है। लेकिन जो लग्जरीज वाले आइटम होते हैं, जो लग्जरीज आइटम होते हैं, उनकी डिमांड आपकी क्या हो सकती है, वो आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जैसे मैंने आपको एवोकेडो का एग्जांपल दिया था कि अगर एवोकेडो जो है वो आपका बढ़ जाएगा, है ना, अगर एवोकेडो आपका बढ़ जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे, उसकी जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे दूसरी चीजें देखेंगे। ठीक है, कि भाई 150 रुपये में अगर एवोकेडो आ रहा है तो 150 रुपये का तो मैं 3 लीटर या 2 लीटर दूध ले लूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा अब तो सर इसका डायरेक्ट ऑप्शन 1 आ रहा है ना एवोकाडो वाला, तो क्या जो नेसेसरी है या लग्जरी? अगर लग्जरी है तो फिर वो नेसेसरी पे जाएंगे। नहीं, मतलब डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी और लग्जरी, तो उसमें नेसेसिटी वाला एंगल भी शामिल हो रहा है ना, इसलिए इसको गलत नहीं कर सकते। अगर सिर्फ हाँ, इसलिए तो बोला ट्रू ही होगा ये तो, है ना, तो इसमें 4 होगा। बाय द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर बजट। देखो, अगर हमें 4th नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तीनों ऑप्शन हमें पता ही हमारे सही है, तो उसके बेसिस पे हम ऑटोमेटिकली 4 को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी। इनमें से भाई कौन सा जो है भाई वो आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है? मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो बाकी बी और सी तो सर इधर कट हो जाएगा, क्योंकि ये सर वो बेनिफिट उसका आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि वो सिक्योरिटीज ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को फोकस करता है। इसमें हमारा आता है, देखो ये देखो, effects of fiscal policy on consumer spending. Lower taxes, everything else being constant, increases households' disposable income, allowing consumer to increase their spending. कम टैक्स कर दिए यानी कि भाई घरों की इनकम ज़्यादा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, यानी कि कंज्यूमर्स अब क्या कर सकते हैं, अब अपना खर्चा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कट की क्या होते हैं, टैक्सेस में कट के क्या होते हैं कि कितना बचाया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पे उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है, यानी कि किस तरीके से हाउस होल्ड अपने डिसीजन करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी। अगर टैक्स कट टेम्परेरी या फिर परमानेंट है तो कंज्यूमर उसमें कितना बचाएंगे। टेम्परेरी कट में क्या होता है कि हाउस होल्ड्स की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो आपकी काफी कम रह जाती है, तो फिर उनके कंजप्शन पैटर्न पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कट परमानेंट है कि भाई टैक्सेस परमानेंट ही आपके कम किए जा रहे हैं, तो हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, अब उनके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, तो फिर उनका कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। और अगर उनको मतलब टेम्परेरी के रिस्पेक्ट में परमानेंट अगर टैक्स कट हो रहे हैं तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो उसमें कंसेप्ट आ जाता है फिजिकल ट्रैक का, है ना, वेयर इन्फ्लेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ में पुश मोर टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अर्निंग बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ज्यादा तो आपके टैक्स पेयर्स है वो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में धीरे धीरे आने लगे हैं। तो फिजिकल ट्रैक एज द इफेक्ट ऑफ रेजिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू विदाउट एक्सप्लिसिटली रेजिंग टैक्स रेट। टैक्स रेट्स नहीं बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन लोग ऑटोमेटिकली टैक्स ब्रैकेट्स में आते जा रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई बढ़ती जा रही है ना। तो फिजिकल ट्रैक का इफेक्ट आपका रहता है एग्रीगेट डिमांड को कम करने में, और ये एक डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी में काउंट की जाती है, यानी कि ये एक ऑटोमेटिक फिजिकल स्टेबलाइजर के तौर पे काम करती है, जहां पर हायर अर्निंग ग्रोथ भले ही आपकी हो रही है लेकिन उससे आप ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, है ना। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में पर्सनल इनकम टैक्स। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अब ये क्वेश्चन आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है तो सर मतलब इसको हम इकोनॉमी भी काउंट कर सकते हैं, मैं उसमें शायद भूल गया था इंक्लूड करना, तो मैंने इसको फिर इकोनॉमिक्स में कर लिया है। ठीक है, किसी में भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, वो बर्थ और डेथ रेट आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। लो क्या मुझे तो सी लग रहा है, लीड एक्सपेक्टिंग स्टेज। नहीं सर, ऑप्शन डी है, लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज, यस सर, मतलब ग्रोथ तो हो रही है ना, बट कम हो रही है। मतलब लो फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हो ना। मतलब ऐसा जैसे अपन ने पढ़ा था ना ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, एक्सपेंडिंग जैसा कोई वर्ड यूज ही नहीं किया था अपन ने कोई स्टेज के लिए, अगर पॉपुलेशन के लिए। ये जो स्टेज है हमारी, यानी कि लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज आ जाती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, लो स्टेशनरी स्टेज। एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लो स्टेशनरी का कैटेगरी में रखते हैं, है ना। यानी कि फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों आपकी क्या है, डिक्लाइन कर गई है ना। पॉपुलेशन या तो स्टेबल फेज में आ रही है या फिर बहुत धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है ना, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी अर्बनाइज हो चुकी है कनाडा, जापान और यूएसए वगैरह में। यहाँ पर अब लोग हाईली अवेयर हो चुके हैं, इलिटरेट हो चुके हैं, टेक्निकल नो हाउ बढ़ गई है, और उनको पता है कि भाई फैमिली साइज कैसे कंट्रोल करना है। तो मतलब अब ह्यूमन बींग्स काफी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, वो अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। वो मोर्टिलिटी और जो डेथ रेट आपकी आ रही है, सॉरी बर्थ और डेथ रेट आ रही है आपकी, ग्रोथ और मोर्टिलिटी रेट आ रही है वो आपकी लो है, तो ये आपको कौन सा आ जाता है, लो स्टेशनरी स्टेज। ये अपन अभी का टाइम पीरियड कंसीडर कर सकते हैं ना सर इसमें, लो स्टेशनरी स्टेज के। एक सेकंड, ये लो फ्लक्चुएट नहीं, एक सेकंड, लो स्टेशनरी में ही आएगा। लो स्टेशनरी नहीं आना चाहिए ना इसको, हाँ लो स्टेशनरी है ये, ठीक है। अभी के टाइम पीरियड को इंडिया को, हाँ सर, जैसे कि अपना है ना इंडिया हमारा थोड़ा सा स्टेज 2 के बीच में आएगा, एक्सपेंडिंग है यार। अभी भी लार्ज पॉपुलेशन आपकी, लास्ट संख्या जो पॉपुलेशन की एज कंपेयर टू 1951 टू 81 जो एरिया था ना, 51 से वो तब हम स्टेज 1 की कैटेगरी में थे ना, तब हम स्टेज 1 की कैटेगरी में, अब हम स्टेज 2 पर। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो आपकी स्टेज 3 में है।
अपन धीरे धीरे ग्राफ नीचे ही जा रहा है ना सर, वो देखिए आप। धीरे धीरे अभी भाई हम यहाँ कहीं पर आ जा रहे हैं ठीक है। सबसे ज्यादा भाई संख्या हमारी पॉपुलेशन की बढ़ चुकी है, तो यू कैन इमेजिन। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है भाई, ये बताओ। पहला स्टेटमेंट आ रहा है, व्हेन द इकोनॉमी ग्रो स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, है ना। अपनी पोटेंशियल से कम इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर रिडक्शन हो रहा है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये तो भाई सही है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेस इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की वजह से या किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड में चेंजेस आ गए तो स्ट्रक्चरल जो भाई हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो आपका आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, ये सही है कि नहीं है? ये भी सही है, यानी कि स्ट्रक्चरल, इसमें एक सेकंड रुकना। हाँ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारा एक फेज होता है। हाँ, एक सेकंड स्ट्रक्चरल। सर वो होता है ना, जब एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच के जो टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयड होता है ना, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब जो वर्कर्स जिनके पास स्किल्स वगैरह नहीं है और वो आपके क्या कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है कि भाई आप स्किल्स को गेन कीजिए, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आ गया है, इकोनॉमी में शिफ्ट आ गया है, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आपका तब आता है जब जॉब्स को एलिमिनेट कर दिया गया डिमांड में चेंज की वजह से, या फिर पर्टिकुलर गुड्स में की वजह से, या फिर ऑटोमेशन की वजह से, तो ये भी सही होगा। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आपका डायरेक्टली इकोनॉमिक सिचुएशन से जुड़ा हुआ रहता है ना। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो आपकी इकोनॉमी के साथ चलता रहता है ना। इकोनॉमी बूम करा तो भाई आपका क्या बोलते हैं, वो एक एम्प्लॉयमेंट आपका बनने लगा, यानी कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इकोनॉमिक अपटर्न और डाउनटर्न से होते हैं, ये हमारे भाई साइक्लिकल उसमें आ जाते हैं। तो रिसेशन अगर इकोनॉमी में आएगा तो उससे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ेगा, ये भी आपका सही होगा, ठीक है। तो अब फोर्थ की बात करते हैं, एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसपे मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी नेगेटिव होती है, ऐसा है क्या? Yes, it's separate that. What is the like and अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव कैसे होगी भाई, या तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। नेगेटिव तो कभी होती नहीं है, जीरो हो सकती है सर, नेगेटिव में कैसे जाएंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एम्प्लॉयमेंट भाई फुल है तो मतलब कि जिनको काम चाहिए उनको काम मिल रहा है, तो मतलब ये करेक्ट आंसर होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। Now, the amount by which the equilibrium level of real GDP exceeds the full employment level of GDP is called as, ये तो नहीं पता सर। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी, इसके पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए भाई मनी की? हाँ सॉरी, इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन पता है किसी को? किसकी सर? जी भाई, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप? नो सर, मेरे को तो नहीं पता। पहला हाथ क्वेश्चन में ही दे रखी है, ठीक है। तो यही है क्या? तो सर ये रिसेशनरी गैप वगैरह क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी करंट जीडीपी है ना, जो करंट लेवल है भाई हमारा जीडीपी का, और उसका आप उसका डिफरेंस आप ले लीजिए जीडीपी का एक ऐसे लेवल पे जब आप हमारा पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके बीच में जो आपका गैप आता है जीडीपी का, उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है, ठीक है। ओके सर। चलो, अब उसके बाद आते हैं कि भाई किसी भी चीज को अगर मैं मनी के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है तो फिर भाई उस केस में क्या होगा, उस केस में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, हमने इसको डिसाइड किया है कि मनी जो है इट शुड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। इंटरमीडिएट प्रोसेस में एक एक्सचेंज प्रोसेस के तौर पे यूज होना चाहिए, है ना। मैंने तुमसे जूती लिए, मैंने तुम्हें बदले में 100 रुपए दे दी, ऐसे। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइसेस, बिल्कुल सही है ना। सिविल साधन में ये सामान कितने का, ये 100 रुपए का है, तो भाई आपने कोट कर दिया। मस्ट बी इजिली डिविजिबल, 500 के नोट को आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, 100 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी सही है। लेकिन हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेस, क्या ये सही है? यानी कि नहीं सर। फेस वैल्यू है ना, अगर ये 10 का नोट जो है इसकी फेस वैल्यू इस 10 के नोट से ज्यादा है, तो फिर लोग उसको 10 के नोट के तौर पे यूज नहीं करेंगे,
लोग उसको किसी और चीज में यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है, अगर आप इसको पिघला के बेचेंगे तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो 50 रुपए आ रही है, तो क्या आप उसको 10 रुपए के तौर पे यूज करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 and 3 नेक्स्ट आते हैं द सेक्टरल शेयर्स ऑफ जेबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2009-10 से लेके 2018-19। उसमें ये दिखाया गया है द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जेबीए इन इंडिया हैज इंक्रीज ओवर द इयर्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैव ड्रिवन द मैक्सिमम इंक्रीज। इनमें से कौन सा कोई ऐसा सेक्टर आता है जो सर्विस सेक्टर के अंदर है जो कि मैक्सिमम इंक्रीज दिखा रहा है? study term growth. I'm taking inquiries here. Even even yeah, they all down at my end to the feet. It's साफ साफ पता चल रहा है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज 22%। Yes, sir. On the basis of employment conditions, the economy is divided into Organized and unorganized. organized and unorganized sectors. सर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज तो सर गवर्नमेंट बेस्ड होता है ना। हाँ, तो इकोनॉमिक कंडीशंस पे तो होता है भाई, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे तो होता है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशनल पे तो सीजनल और डिस्गाइज सेक्टर्स नहीं 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 नहीं, सीजनल डिस्गाइज नहीं होते यार। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस आपको पता है, किसमें क्या बेनिफिट होते हैं, किसमें क्या बेनिफिट नहीं होते, है कि नहीं? तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस के बेसिस पे देखा जाए। एनसीईआरटी में भी कैटेगराइजेशन दे रखा है, देखना जाके ये इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को काउंट किया जाता है। तो सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को अपन कैसे डिसाइड करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, किसमें कितनी उनको प्रोडक्शन के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं करता? एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्यों करेंगे? उसमें हम कहाँ से नहीं, ये कंफ्यूजन थी मेरे को। मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को एम्प्लॉयमेंट बेस के हिसाब से पढ़ता था। नहीं 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 नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी को आप एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे नहीं करेंगे। उनका जो मटेरियल जहाँ से आ रहा है, जहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, वो मेजर क्राइटेरिया हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को डिटरमाइन करने के लिए, है ना? चलिए, तो भाई 2021 में हमारे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? कोर इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस तकरीबन पूछे गए थे। मतलब वही रेशियो आपका 9 से लेके 12 क्वेश्चंस के बीच का आ रहा है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने ड्रॉप किए थे वो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के थे, जो कि इससे रेलेवेंट नहीं थे। अब आ जाते हैं सीबीएफएससी 2020 के क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 2019 एंड 2020? ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा किसने दिया? कॉर्पोरेशन टैक्स होता है सर सबसे ज्यादा टैक्स के अंदर। अगर 1 रुपए भाई हमारी सरकार कमा रही है तो कॉर्पोरेशन टैक्स उसमें तकरीबन 21 पैसे का जा रहा है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एमएसएमई? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सॉरी, माइक्रो स्मॉल and medium Absolutely. enterprises. Which of the following statements about employment situation? हाँ, बोलिए। सर ये एमएसएमई मतलब होता क्या है? मिनिस्ट्री है ना। सूक्ष्म, लघु एंड मध्यम उद्योग, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डाली जाती हैं, ओके सर। है ना? जो आपके शहर के आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रीज में छोटे छोटे सेटअप लगाए जाते हैं। इनकी फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं, किसमें कितना कैपिटल लगा है, किसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो सबके हिसाब से इनको एमएसएमई के अंडर में कैटेगराइज किया जाता है। तो क्या होगा? Which of the following statements about employment situation in India according to the periodic labor force survey 2017 और 2018 is are correct? है ना? ये हमने पढ़ा है। Construction sector gave employment to nearly 1/10 of urban male workforce in India. बताइए। क्या बात है? कंस्ट्रक्शन आपका 1 सेकेंड। कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कि भाई हमारा आ जाता है अर्बन एरियाज में। दे आर जस्ट 1/5 ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर गिव एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 1/10 ऑफ अर्बन मेन वर्कफोर्स इन इंडिया। 1/10 से तो ज्यादा ही होगा इसमें, है ना? अगर हम कैजुअल वेज लेबरर्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो तकरीबन 15% अर्बन वर्कर्स आ रहे हैं आपके, है ना? और अगर यहाँ पर कैजुअल वेज लेबरर्स की बात करेंगे मेल की कैटेगरी में, तो फिर यहाँ पर कैजुअल वेज लेबरर्स हमारे आ जा रहे हैं तकरीबन 24% के आसपास। तो यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, जो आपकी कैजुअल वेज लेबरर्स की कैटेगरी में आ जाएगा ना, इसमें तो कैजुअल वेज लेबरर्स आ जाएंगी।
ये सब हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आ जाएंगे। तो अगर हम रीजन के हिसाब से देख रहे हैं यानी कि अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, तो अर्बन एरियाज में जो हमारे कैजुअल वेज लेबरर्स है वो आपके 15% के आसपास है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? सही होगा ना, 10 to 15% आ रहा है। दूसरा आ रहा है नियरली 1/4 ऑफ अर्बन फीमेल वर्कर्स इन इंडिया वर वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि 1/4 जो हमारी अर्बन फीमेल है वो कहाँ काम कर रही है? वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है। यानी कि अगर हम यहाँ इस सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है ना। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम फीमेल को देखते हैं तो फिर फीमेल हमारी आ जाती है 57% के 17% के आसपास, है ना। और सेकेंडरी सेक्टर में भाई हमारी इतनी आ रही हैं यानी कि 17% के आसपास, यानी कि 20% से कम। तो 1/4 जो हमारी अर्बन फीमेल वर्कर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही हैं, तकरीबन 17 से लेकर 25। क्या स्टेटमेंट सही होगा? वन फोर्थ यानी कि 100 में से वही 25% आसपास। इससे ज्यादा ही है सर। ज़्यादा ही है ना सर, 47 है। एक सेकंड रुको, 47 देखो फिर से देखना इसको कि भाई तकरीबन 1/4 यानी कि 25% अर्बन फीमेल वर्कर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ अगर हम फीमेल वर्कर्स को देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड भाई हमारी आ जाती है तकरीबन 21%, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज आ जाती हैं भाई हमारी तकरीबन 52%, और कैजुअल वेज लेबर सब आ जाती है 27%। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका हम ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की बात कर सकते हैं ना, यानी कि 52% आ गई। अब अगर हम दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को यानी कि अगर हम इसको देखेंगे और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में से बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल कैटेगरी, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें बोला जा रहा है कि 1/4 जो अर्बन फीमेल है, अब यहाँ पर अर्बन का टोटल आपको दे रखा है, टोटल 34% आ रहा है यहाँ पे, है ना, सेकेंडरी में, और रूरल का आ रहा है 20%। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है तो भाई इस में से ये कैटेगराइजेशन सही नहीं रहेगा, इसी कैटेगराइजेशन को मानना चाहिए तकरीबन में, इसके हिसाब से गलत होगा, है ना। इसमें हमारा वो तकरीबन ज्यादा जा रहा है, यानी कि लैंग्वेज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट पर बहुत इसमें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से इसी को हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपरली आपको सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बता रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात अगर की जाए तो मैन का शेयर 26% आ रहा है, फीमेल का आ रहा है 17%, लेकिन अगेन ये हमें अर्बन सेक्टर के बारे में या रूरल सेक्टर के बारे में कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं दे रहा है। इस टेबल में भी भाई हमें अगर देखा जाए तो वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 16% है, टोटल रूरल में 17 है, अर्बन में 14 है। यूज कर सकते हैं वैसे हम इसको, क्या कहते हो? किया जाए कर दो सर, 1/4 ऑफ रूरल फीमेल वर्कर्स इन इंडिया और एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, यानी कि ये तो ट्रू है सर, क्या ये तो ट्रू ही होगा। कैजुअल लेबरर्स में इसको काउंट कर लेते 21%, तो यानी कि ये भी ट्रू। Which of the following goods are included to estimate food inflation in India? फूड इन्फ्लेशन में भाई किसको काउंट किया जाता है, बताइए। पैडी शुगर, प्राइस इंडेक्स में भाई किसको काउंट किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आ जाता है। नहीं, फूड प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। तो प्राइमरी में वीट आ जाएगा, पैडी आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, पैडी आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, टोबैको नहीं आएगा, क्योंकि वीट, पैडी, शुगर जो है ये आपके सीजनल फूड इन्फ्लेशन दिखाते हैं, है ना। इनकी जो एवरेज रेट होती है कई बार बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है, लेकिन टोबैको का जो कंजप्शन है वो काफी हद तक आपका इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो वो जो फूड क्रॉप्स हैं उसमें हम वीट, पैडी और शुगर को ही इंक्लूड करते हैं, यानी कि 1, 2 and 4। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1996-72? सर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हरियाणा नहीं आएगा, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है भाई, साफ साफ दे रखा है, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु।
नहीं सर, अपन बस ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, जब अपन स्टेब्लिश करते हैं तो अपन पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था पंजाब, हरियाणा, नदन राजस्थान के अंदर। देखो 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 देखो, हम वो उसका पूरा एरिया में इम्पैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फेज की बात की जा रही है, मिड 1960 से लेके मिड 1970 तक, है ना। मिड 1960 से लेके मिड 1970 तक तो भाई हमारा पंजाब था, आंध्र प्रदेश था और तमिलनाडु था, यानी कि 1 2 3 हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद सेकंड रिवोल्यूशन यानी कि मिड 1970 से लेके 1980 तक जो है, वो फिर लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स तक फैला, इंक्लूडिंग हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड ऑल अदर, है ना। यस सर। ठीक। Now, which one of the following central public sector undertakings is recognized as mini रत्न? मिनी रत्न भाई कौन कौन आता है इसमें? इसमें तो सर BCD तो सब है, वो है सर महारत्न। इंडियन ऑयल तो भाई हमारा जो आता है ये महारत्न में आता है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारा ये नवरत्न में आता है, और स्टील अथॉरिटी हमारा जो है वो भी महारत्न महारत्न आता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आपका मिनी रत्न में काउंट किया जाए। Now, which one of the following was recognized as invisible hand by Adam Smith? Invisible hand यानी कि एक मेटाफोर ऐसी अनसीन फोर्सेस के लिए जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी को चलाती है। ऑप्शन के बेस पे जाए तो सर A, C और D सब एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ, मार्केट प्राइस ऑफ मैकेनिज्म बोला था ना स्टार्टिंग में, मार्केट प्राइस ऑफ मैकेनिज्म वॉशिंगटन कंसेंसस वाली चीज आई थी कि वहां पर मार्केट फोर्सेस अपने आप को खुद को मॉडरेट करने में सक्षम है ना। मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली महंगाई के हिसाब से या इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से खुद को मैनेज कर लेता है। लेकिन 2200 से क्या बोला जाए 2009 के बाद में जो भी आपका सिनेरियो हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो रिसेशन का, उसके बाद वो बबल फूट गया, है ना। फिर ये माना जाने लगा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना चाहिए। चलो, फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स फॉर व्हीट एंड राइस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का एग्जांपल होता है ये? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हीट और राइस का भाई कमीशन ने प्राइस फिक्स कर दिया, इतने में ही बेचा जाएगा, है ना, MSP। यस सर। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स मार्केट इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। So, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कैसे होगा? सब फ्यू सेलर्स है और लार्ज बायर्स है। मतलब कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है ना, जिसमें से कोई एक दूसरे के ऊपर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना। सर मोनोपोली तो आ जाएगा, एक जना ही है मार्केट के अंदर बेचने वाला, तो किसी एक का है ना। और परफेक्ट कंपटीशन तो है ही नहीं सर मोबाइल फोन्स के अंदर। वो तो नहीं है भाई। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्क क्या है? मोनोपोली और मोनोपोली में सिर्फ एक जना आएगा, जैसे सर अपना HAL हो गया, IRCTC हो गया, सिर्फ एक जना ही है। रेट ना फिक्स सर है, ये खुद रेट तय करते हैं। देखो, मोनोपोली तो होता है कि भाई आपका सिर्फ एक कंपनी का या फिर किसी एक स्पेसिफिक बंदे का मतलब कंट्रोल है। हाँ, मोनोपोली वही। कंपटीशन में क्या होता है कि आपका एक ऐसा टाइप का मार्केट मैकेनिज्म होता है जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट है इंडस्ट्री में, है ना। हाँ, तो क्या करना है, आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स को निकाल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन उनके बीच में आ रहा है ना। कुछ Yes, sir. डिफरेंशिएशन उनके बीच में आ रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, आपके प्रोडक्ट सेम है, उसका पर्पस सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन उसके बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी कंपनी का मोनोपोली नहीं है, सब अपने अपने सेगमेंट को टारगेट किए हुए हैं, यानी कि सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं। और हाँ, सब अपने आपके मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आना चाहिए। यस सर, सही है। जैसे यस सर, मैंने नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका ये आएगा। यस सर, मैंने अभी डेफिनेशन देखी सर, बैठ रहा है ठीक एकदम। और ओलिगोपोली में क्या होगा? ओलिगोपोली में सर फ्यू सेलर्स होता है, जैसे 4-5 जने ही होंगे और वो ही तय करेंगे, बट वो भी सिमिलर प्रोडक्ट की बेस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना अपन बर्गर्स का, जैसे एयरलाइंस का ले लो भाई। हाँ एयरलाइंस का ले लेता है, स्पाइस जेट है, बहुत सारी है ना सर, ये सिमिलर है, सर्विसेज भी सेम देते हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस होता है सर्विसेज के अंदर। मोबाइल भी सेम ही है, गिने चुने ब्रांड है सर, बहुत ज्यादा तो है नहीं। ये तो है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है।
मेरे को सर ओलिगोपोली लगता है। मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑफ ओलिगोपोली में थोड़ा अंतर देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये मोनोपोलिस्टिक नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल है। ओके सर। Now, which of the following sectors contributed in recent years to the deterioration of asset quality of non-commercial banks by the way of non-performing assets? ये सिंपल आपका आरबीआई का स्टेटमेंट दिया गया था 2020 में 19 में आरबीआई के करंट गवर्नर के द्वारा। उन्होंने साफ साफ एक बात बोली थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हमारे आ जाते हैं ना, इन्होंने सबसे ज्यादा एनपीएस आपके जनरेट किए हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। ये एक सिंपल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भाई हमारा खत्म होता है 2020 के क्वेश्चंस की। अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, टोटल 11 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आप इनको काउंट कर लीजिए जो कि हमारे आ जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो आप इकोनॉमी से तकरीबन 10 से लेके 15 क्वेश्चंस के बीच में एक एवरेज मान सकते हैं, जिसमें से कोर इकोनॉमी के 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपके जो करंट अफेयर से ओवरलैप्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपके तकरीबन 4-5 पूछे जा सकते हैं, हर बार होता ही है। उनको तो हम करंट अफेयर्स में वैसे ही कवर कर लेते हैं, तो उसको वरी करने की जरूरत नहीं है। हमें ये जो कोर इकोनॉमिक क्वेश्चन है पे देखना है। अब इसमें भी 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपका जनरली आपने देखा होगा जो कि माइक्रो से आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे, और प्लस जो हमारे पास जो करंट अफेयर्स बाकी है इन सब के थ्रू करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत कन्वर्सम हो जाती है, बहुत वास्ट हो जाती है, और उसमें टेक्निकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा है जो कि समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए भाई मैक्रो पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा एम ये नहीं कि भाई हमें सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, लेकिन अगर हमारे 10-12 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जिनमें से हमारी मैक्सिमम एक्यूरेसी 90% एंड अबाव जानी चाहिए। गॉट इट? यस सर। ठीक है फिर।